खुश आमदीद दोस्तों। महाटेक 2026 मास्टर क्लास के दिन 38 में आज हम उर्दू अदब के एक इंतहाई खूबसूरत और दिलचस्प हिस्से पर बात करेंगे। आज का हमारा ये वजाहती सबक इल्म बयान और शेरी सनतों पर मबनी है। ये वो फ़न है जो शायरी में जान डाल देता है। अपने नोट्स और कलम तैयार रखिएगा, क्योंकि आज हम हर एक चीज़ को बड़ी तफसील से और बड़े इत्मीनान से समझेंगे, ताकि इम्तिहान का कोई भी सवाल आपसे छूटने ना पाए। ठीक है, तो आज हम इन खास मौज़ूआत का अहाता करेंगे। हम शेरी सनतों की बुनियादी बातों से शुरुआत करेंगे, फिर तशबीह, इस्ताआरा, तलमीह और तज़ाद को गहराई में जाकर देखेंगे। उसके बाद आपको एक बेहतरीन टॉपर्स शीट मिलेगी और आखिर में 10 ज़बरदस्त खुद आजमाई सवालात हल करेंगे ताकि सब कुछ पक्का याद हो जाए। तो चलिए बगैर किसी ताख़ीर के इल्म बयान की बुनियादी बातों से अपनी शुरुआत करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इल्म बयान आखिर है क्या? तो आसान लफ्ज़ों में समझें, ये दरअसल शायरी को खूबसूरत बनाने का फ़न है। जैसे एक आम सी बात को हम रोज़मर्रा की ज़बान में कह देते हैं, लेकिन जब शायर इसे इल्म बयान के सांचे में ढालता है तो वो बात सीधी दिल पर असर करती है। इम्तिहानात के हवाले से ये इसलिए इंतहाई अहम है क्योंकि आपको अशार देकर इनमें छुपी हुई इन शेरी सनतों को पहचानने का कहा जाता है, और यकीन मानिए अगर आपको इनकी समझ आ गई तो यहाँ आपके पूरे नंबर पक्के हैं। अब ज़रा इन दो सनातों की बात करते हैं जो उर्दू शायरी में कदम कदम पर इस्तेमाल होती हैं, यानी तशबीह और इस्तिआरा। सबसे पहले आती है तशबीह। इसका सीधा सा मतलब है मुवाजना करना, यानी किसी एक चीज़ को उसकी किसी खास खूबी या खामी की वजह से किसी दूसरी चीज़ के जैसा करार देना। यहाँ जो सबसे बड़ी टिप है वो है उसकी पहचान के अल्फाज। इम्तिहान में शेर देखते ही इन अल्फाज को तलाश करें, जैसे तरह, जैसा या मानिंद। अगर ये अल्फाज मौजूद हैं तो समझ जाएं कि बात तशबीह की हो रही है। मिसाल के तौर पर हम अक्सर कहते हैं ना, बच्चा चांद की तरह खूबसूरत है। अब देखें, यहाँ लफ्ज़ की तरह इस्तेमाल हुआ है। बच्चे की खूबसूरती का मुआजना चांद की खूबसूरती से किया जा रहा है। ये तशबीह की बिल्कुल वाज़े और क्लासिक मिसाल है। अच्छा, तो फिर इस्तिआरा क्या है? इस्तिआरा के लफ्ज़ी मायने होते हैं उधार लेना, लेकिन शायरी की दुनिया में इसका मतलब थोड़ा मुख्तलिफ और ज़्यादा गहरा है। इस्तिआरे में हम ये नहीं कहते कि फ़लाँ चीज़ फ़लाँ के जैसी है, बल्कि हम बराए रास्त उसे वही चीज़ करार दे देते हैं। उसमें वो जैसा और तरह वाले अल्फाज बिल्कुल हटा दिए जाते हैं, जिससे बात का असर कई गुना बढ़ जाता है। अब इसी पिछली मिसाल को थोड़ा बदल कर देखते हैं। अगर मैं कहूँ मेरा बेटा चांद है, गौर करें, यहाँ की तरह का लफ्ज़ मुकम्मल तौर पर गायब है। मैंने बच्चे को चांद जैसा नहीं कहा, बल्कि सीधा चांद ही कह दिया। ये जो बराह रास्त दावा है ना, यही इस्तिआरा कहलाता है। इस फ़र्क को अपने जहन में बिल्कुल वाज़े कर लें। तशबीह और इस्तिआरे का ये तकाबली जायज़ा बहुत काम का है। तशबीह में आप जैसा या तरह जैसे अल्फाज ढूंढेंगे, जबकि इस्तिआरे में आप देखेंगे कि शायर ने बिना किसी दरमियानी लफ्ज़ के एक चीज़ को हूबहू दूसरी चीज़ कह दिया है। बस ये एक बारीक सा फ़र्क है जिसे आपने हमेशा याद रखना है। चलें जी, अब इन दो सनतों की तरफ चलते हैं जो शेर में बहुत गहरे मायने पैदा करती हैं, तलमीह और तज़ाद। तलमीह दरअसल शायर की एक बहुत ही ख़ास टेक्निक है। होता यह है कि शायर अपने शेर में महज 2-3 लफ्ज़ों की मदद से किसी बहुत बड़े तारीख़ी, मजहबी या अफसानवी वाक़ये की तरफ इशारा कर देता है। ये ऐसा ही है कि जैसे आपने एक छोटा सा बटन दबाया और तारीख़ की एक पूरी फिल्म आपके जहन में चल पड़ी। इस शेर को कौन नहीं जानता? इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। अब यहाँ गालिब ने जैसे ही इब्ने मरियम कहा तो पढ़ने वाले का जहन फौरन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके उन मोजज़ात की तरफ चला जाता है जिनसे बीमारों को शिफा मिलती थी। इससे कहते हैं कमाल की तलमीह, जहाँ एक नाम में पूरी तारीख समो दी गई हो। और दूसरी तरफ है सनत तज़ाद। ये तो अपने नाम से ही बिल्कुल वाज़ेह है। तज़ाद का मतलब है उलट या ज़िद। जब शायर एक ही शेर में 2 ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जो माना के लिहाज से बिल्कुल एक दूसरे के उलट हों, तो इसे सनत तज़ाद कहते हैं। ये तज़ाद कलाम में एक ज़बरदस्त कशिश पैदा करता है। अब इस शेर की खूबसूरती देखें। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। यहाँ दिन और रात दोनों मुतज़ाद अल्फाज एक ही शेर में लाए गए हैं।
اس تضاد نے شاعر کی بے چینی اور کیفیت کو کس شاندار انداز میں پیش کیا ہے نا کمال کی بات؟ اچھا، تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اسے ایک جگہ پر محفوظ کر لیں۔ یہ ٹیبل آپ کی ٹاپرز شیٹ ہے۔ میری مانے تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیں یا اسے اپنے نوٹس میں فوراً اتار لیں۔ امتحان سے پہلے دہرانے کے لیے یہ آپ کی سب سے بڑی مدد کرے گا۔ اس میں چاروں صنعتوں کا نچوڑ اور ان کی فوری پہچان درج کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ امتحانات میں ایک اور چیز بہت پوچھی جاتی ہے اور وہ ہے ارکان تشبیہ۔ یاد رکھیے گا، تشبیہ کے 5 بنیادی ارکان ہوتے ہیں: مشبہ یعنی جس چیز کو تشبیہ دی جا رہی ہو، مشبہ با جس سے تشبیہ دی جا رہی ہو، غرض تشبیہ یعنی کس مقصد کے لیے دی گئی، وجہ تشبیہ وہ کون سی خوبی ہے جو دونوں میں ایک جیسی ہے، اور آخر میں حرف تشبیہ یعنی وہ لفظ جیسے مانند یا طرح۔ ان 5 ارکان کے نام آپ کو لازمی یاد ہونے چاہیے۔ چلیے جی، اب ذرا آپ کے دماغ کا امتحان لیتے ہیں، دیکھتے ہیں ہم نے کتنا سیکھا اور کتنا یاد رکھا۔ پہلا سوال دیکھیے، وہ سند جس میں ایک چیز کو دوسری کے جیسا بتایا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ بالکل صحیح، وہ تشبیہ ہے۔ دوسرے سوال پر آتے ہیں، میرا شیر بیٹا آ گیا۔ یہاں بیٹے کو شیر جیسا نہیں کہا بلکہ سیدھا شیر کہہ دیا، تو یہ کیا ہوا؟ جی ہاں، یہ استعارہ ہے۔ اور تیسرا سوال، کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا کہلاتا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا، وہ تلمیح ہے۔ چوتھے سوال کی طرف چلتے ہیں، آگ اور پانی کا ایک ہی شعر میں استعمال، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، تو یہ ہوئی صنعت تضاد۔ اور 5واں سوال جو امتحانات کا فیورٹ ہے، تشبیہ کی پہچان کے الفاظ کون سے ہیں؟ وہ ہیں طرح، جیسا، مانند اور سا، انہیں کبھی مت بھولیے گا۔ اب ہم اپنے آخری راؤنڈ کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 6، استعارہ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب ہے ادھار لینا، یعنی خوبی ادھار لے کر کسی اور کو دے دینا۔ 7واں سوال بہت اہم ہے، مصرع ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اس میں کون سی صنعت ہے؟ چونکہ یہاں نمرود کی آگ کے مشہور تاریخی واقعے کا ذکر ہے تو یہ تلمیح کی ایک شاندار مثال ہے۔ اب آخری 3 سوال۔ 8واں سوال، استعارہ اور تشبیہ میں بنیادی فرق۔ فرق یہ ہے کہ تشبیہ میں مانند کا استعمال ہوتا ہے جبکہ استعارے میں ہو بہو وہی چیز قرار دیا جاتا ہے۔ 9واں سوال، جس چیز کو تشبیہ دی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مشبہ کہتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ اور 10واں سوال، صنعت تضاد کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد کلام میں معنوی حسن اور زبردست اثر پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اور یوں ہم نے اپنے سارے موضوعات اور سوالات مکمل کر لیے۔ جانے سے پہلے میں آپ کے لیے سوچنے کا ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں۔ جب آپ کوئی فیوریٹ گانا سنتے ہیں یا انٹرنیٹ پر کوئی نئی نظم پڑھتے ہیں تو کبھی غور کیجیے گا کہ شاعر نے کون سی صنعت استعمال کی ہے۔ کیا اس نے چپکے سے کوئی استعارہ استعمال کیا ہے یا تضاد سے بات میں وزن پیدا کیا ہے؟ اپنی اس نئی معلومات کو ارد گرد تلاش کیجیے۔ یہ سیکھنے کا عمل کبھی رکنا نہیں چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور خوب پڑھتے رہیے گا۔